फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेखक जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। एक प्रकार से उन्हें छायावाद युग का भ्रम कहा जाता है। उनके आकाशद्वीप कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियां हैं और जो ये आलोच्य कहानी यानी कि प्रस्तुत कहानी है, यह एक असफल प्रेम की मार्मिक कथा है। इसमें समुद्री जीवन को ऐतिहासिक परिवेश में चित्रित किया गया है। कहानी में मानवीय प्रेम को स्पष्ट करते हुए एक आदर्श प्रेम को स्थापित किया गया है। कहानी नाव में बंदी जनों से शुरू होती है, जिनमें एक स्त्री यानी कि चंपा जो कि इस कहानी की नायिका है और दूसरा पुरुष है बुद्धगुप्त जो कि इस कहानी का नायक है। बुद्धगुप्त नौका के नायक को द्वंद्व युद्ध में हरा देता है और नौका पर अपना अधिकार करके नौका का नायक बन जाता है और फिर उसी नाव को बाली द्वीप से आगे बढ़ाकर ले जाता है। जहां वह पहुंचता है वह उस जगह का कोई नाम नहीं होता, इसलिए बुद्धगुप्त उस जगह का नाम चंपा के नाम पर चंपा द्वीप रख देता है। जो ये नायिका चंपा है वह बुद्धगुप्त की ओर आकृष्ट तो होती है, पर वह मानती है कि बुद्धगुप्त उसके पिता का हत्यारा है, तो वह उसे प्यार के साथ साथ घृणा भी करती है। और फिर एक समारोह में जब बुद्धगुप्त चंपा से विवाह का प्रस्ताव करता है तो वह उसे ठुकरा देती है और बोलती है कि उसे अब भारत लौट जाना चाहिए और वह यानी कि चंपा खुद यहीं जीवन पर्यंत यहीं रहेगी और गरीबों की सेवा करेगी। जो नायक है वह भी बिना कुछ बोले वापस अपने देश आ जाता है। इस प्रकार लेखक ने इस कहानी में दोनों प्रमुख पात्रों के असफल प्रेम को दर्शाया है। इसी वजह से कहानी का अंत काफी मार्मिक बन गया है। तो दोस्तों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी की तात्विक समीक्षा पर चर्चा करेंगे। किसी भी कहानी के 6 प्रमुख तत्व माने जाते हैं: कथोपकथन, संवाद, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, देश काल व वातावरण और उद्देश्य। ये किसी भी कहानी के प्रमुख तत्व हैं। यदि कोई भी कहानी इन तत्वों के आधार पर सही खरी उतरती है तो वह एक सफल कहानी मानी जाती है। तो फिर चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आलोच्य कहानी इन सभी तत्वों पर किस प्रकार से खरी उतरती है। शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं आकाशदीप कहानी की तात्विक समीक्षा। पहला तत्व है कथा वस्तु यानी कि कथानक। आकाशदीप एक बंदी गृह में आलिंगनबद्ध हो जाने वाले 2 प्रवासी भारतीयों की कहानी है। और ये दोनों प्रवासी भारतीय कौन कौन है? बुद्धगुप्त और चंपा, जो कि इस कहानी के नायक और नायिका हैं। चंपा का पिता जलदस्यु बुद्धगुप्त के साथियों से संघर्ष में मारा जाता है और चंपा के जो पिता थे वे मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो मणिभद्र ने चंपा को अपना बनाना चाहा और वह जब ऐसा करने के लिए मना कर देती है तो वह उसे बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल देता है। वहां पर बुद्धगुप्त भी बंदी था और वहीं चंपा की सहायता करके वह उसे वहां से उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है। एक दूसरे की सहायता करते हैं और किसी तरह बंदी गृह से मुक्त हो जाते हैं और फिर दोनों मिलकर नाव के नाविकों और प्रहरियों को भी नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार नाव पर अपना अधिकार कर लेते हैं और नाव को अपने अनुसार चलवा कर एक नए द्वीप पर पहुंचते हैं जिसका नाम चंपा द्वीप रखा गया। बुद्धगुप्त ने अपने परिश्रम पुरुषार्थ से बाली, जावा और चंपा द्वीपों की व्यवस्था की तथा चंपा इन द्वीपों की रानी बन गई। अब बुद्धगुप्त चंपा को अपना सब कुछ मानता है, परंतु चंपा उसे अपने पिता का हत्यारा ही समझती है। उसके हृदय में प्रेम और घृणा दोनों ही भाव उमड़ते हैं। फिर बुद्धगुप्त उसे बताता है कि उसके पिता शस्त्र प्रहार से नहीं मरे थे, यानी कि बुद्धगुप्त के शस्त्र प्रहार से नहीं मरे थे, वे तो किसी अन्य दस्यु के शस्त्र से मरे थे। परंतु फिर भी चंपा अपने प्यार को दबाकर बुद्धगुप्त से विवाह करने के लिए मना कर देती है
और बुद्धगुप्त इस प्रकार एक निराश प्रेमी बना चंपा के से आज्ञा लेकर अपने देश वापस लौट आता है और चंपा वहीं रहकर उसको जाते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसे देखती है और द्वीप पर आजीवन एक स्तंभ पर दीप जलाती रहती है और कब तक रहती है, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। दोस्तों, किसी भी अच्छे कथानक में रोचकता, जिज्ञासा जैसे गुण होने चाहिए जो कि इस कहानी में विद्यमान है। हमने कहानी का सार जाना और उसमें हमने देखा कि ये सभी गुण इस कहानी में हैं। दोनों प्रवासी आकस्मिक रूप से मिलते हैं और फिर बुद्धगुप्त को पता चलता है कैसे कि उसका जो दूसरा साथी है वो स्त्री है। इससे कथानक में जो रोचकता है वह बनी रहती है और जो कथा वस्तु है वह भी संगठित है। इस कहानी में प्रारंभ, विकास, चरम अवस्था और अवसान का क्रमिक संयोजन देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्रेम, आदर्श, त्याग और मानव हृदय के स्वाभाविक गुणों का सुंदर सामंजस्य भी कथाकार ने इस कहानी में बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कथानक की दृष्टि से आलोच्य कहानी एक सफल कहानी है। अब हम जानते हैं पात्रों, यानी कि पात्र एवं चरित्र चित्रण के हिसाब से यह कहानी कितनी सफल है। किसी भी कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, ये बात हम सभी जानते हैं। और ये जो आलोच्य कहानी है इसमें तो चंपा और बुद्धगुप्त दो ही प्रमुख पात्र हैं और पोतनायक और जया दो गौण पात्र दिखाए गए हैं। बुद्धगुप्त चंपा को नवीन द्वीप पर पहुंचाने तक उसके साथ रहता है और जया चंपा की सहचरी के रूप में रहती है। चंपा के चरित्र में हम देखते हैं कि वह निर्भीकता, स्वतंत्र प्रेम, पैतृकता पर गर्व, प्रेम की पुलक, दृढ़ निश्चय आदि गुण हैं जो कि कथाकार ने बहुत ही सहज रूप से स्पष्ट किए हैं। बुद्धगुप्त ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है जो परिस्थितियों के कारण जलदस्यु बन गया है और उसके चरित्र में हमें वीरता, पुरुषार्थ, स्वभाव की कठोरता, सच्चे प्रेम की भावना, कोमलता का समावेश, वियोग को स्वीकार करने की क्षमता, ये सभी गुण हमें बुद्धगुप्त में देखने को मिलते हैं। यद्यपि वह चंपा को अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता है, पर उसकी विवशता को देखकर वह वियोग की धरोहर लेकर अपने देश वापस लौट जाता है। और इस प्रकार आलोच्य कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है, लेकिन फिर भी पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वह स्वाभाविक, सजीव और हृदय स्पर्शी है। तो दोस्तों, हमने देखा कि पात्रों की दृष्टि से भी यह कहानी एक सटीक कहानी है। अब जानते हैं संवाद या कथोपकथन की दृष्टि से इस कहानी के विषय में। किसी भी कहानी के संवाद संक्षिप्त, सरल, सजीव, स्वाभाविक और पात्रानुकूल होने चाहिए और प्रस्तुत कहानी में हमें यह सब कुछ देखने को मिलता है। कवि ऐतिहासिक प्रिय होते हैं तो हम देखेंगे कि इस कहानी में देखते हैं कि इस कहानी में इतिहास का प्रभाव काफी अच्छे प्रकार से कवि का देखने को मिलता है। कहानी का प्रारंभ ही कथोपकथन से होता है। बुद्धगुप्त चंपा को प्रेम करता है। ये बात जब चंपा को पता चलती है तो वह उससे पूछती है कि क्या यह सच है। तो बुद्धगुप्त कहता है, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है। कितने वर्षों से मैं इस ज्वालामुखी को अपने छाती में दबाए हुए हूँ। चंपा कहती है, चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? बुद्धगुप्त कहता है, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र प्रहार से मरे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संवाद यानी कथोपकथन की दृष्टि से यह कहानी एक सफल कहानी है। अब जानते हैं देशकाल और वातावरण की दृष्टि से आलोच्य कहानी में कितनी ही शताब्दियों पूर्व की घटनाओं की ओर संकेत किया गया है। यानी कि जिस समय भारतीय नाविक और व्यापारी जावा, बाली आदि द्वीपों में जाया करते थे और कैसे जाते थे, समुद्री रास्ते से, और उस रास्ते से जाते हुए उन्हें समुद्री विपत्तियों का काफी सामना करना पड़ता था और वे उसका सामना करते हुए अपने व्यापार को किया करते थे। भारतीय व्यापारी इस प्रकार अपने देश को तो धन धान्य से संपन्न बनाते ही थे, साथ ही साथ वे इन द्वीपों पर रहने वाले असभ्य लोगों को सभ्यता और मानवता का पाठ भी पढ़ाते हैं। यही देशकाल, यही परिस्थितियां और वातावरण कहानी में कथाकार ने सफलतापूर्वक साकार किया है। यानी कि देशकाल और वातावरण की दृष्टि से
यह कहानी सफल और सटीक कहानी है। भाषा शैली की दृष्टि से जानते हैं दोस्तों, कहानी की भाषा संस्कृत शब्दावली से युक्त शुद्ध साहित्यिक भाषा है। अलंकारिकता अलंकारिता, लाक्षणिकता, सरसता, भावुकता आदि गुणों को भाषा में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था। आप इसकी मतलब भाषा देखिए, कितनी सुंदर भाषा है। अपने शांत गंभीर हलचल में जल निधि विचार में निमग्न था, वह जैसे प्रकाश की उन्मीलन किरणों से विरक्त था। तो दोस्तों, जो ये कहानी है मुख्यतः वर्णात्मक शैली में है, पर अलंकारिक और लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैलियों का भी इसमें प्रयोग हमें सहज रूप से देखने को मिल जाता है। यानी कि भाषा शैली की दृष्टि से यह कहानी एक सटीक कहानी है। अब इसका अंतिम तत्व उद्देश्य के विषय में जानते हैं। कहानी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस कहानी का उद्देश्य है देश प्रेम, मानव प्रेम के आदर्शों को स्पष्ट करना। और प्रसाद जी खुद एक आदर्शवादी कथाकार थे, तो उनका आदर्शवाद इस कहानी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। चंपा और बुद्धगुप्त के हृदय में वैयक्तिक प्रेम भी पनप जाता है, किंतु यह प्रेम कहीं भी गंदा नहीं हो पाता। यह वियोग और त्याग की अग्नि में तपकर और पवित्र बनना चाहता है। दोस्तों, देश प्रेम और मानव प्रेम का संकल्प पूरा करने के लिए कथाकार ने चंपा को सुदूर द्वीप में अकेला छोड़ दिया, जहां पर निरीह और भोले भाले प्राणियों के दुख में सहानुभूति और सेवा के लिए वह जीवित रहती है और जीवन पर्यंत उनकी सेवा करती रहती है। और इधर बुद्धगुप्त जो कहानी का नायक है, वह वियोग की धरोहर लेकर स्वदेश वापस आ जाता है। इसमें भी हमें आदर्श प्रेम देखने को मिलता है। बुद्धगुप्त भी कहीं किसी भी अवसर पर उत्तेजित और बल प्रयोग कर प्रेमिका को पाने का इच्छुक नहीं दिखाई देता। इस प्रकार प्रसाद जी ने अपने आदर्शवादी उद्देश्य को बड़े ही सफल ढंग से आकाशदीप कहानी में उकेरा है। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार देखा कि कहानी के 6 तत्व होते हैं। उन सभी 6 तत्वों पर आलोच्य कहानी एक सटीक कहानी है और यह इन सभी तत्वों पर खरी उतरती है। दोस्तों, ये हमने जाना आकाशदीप कहानी की तात्विक समीक्षा के बारे में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों, उसे सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, आपके मन में जो भी प्रश्न आता है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र अतिशीघ्र उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।